कब आपको इस एग्जाम के बारे में पता लगा? हमने स्वाध्याय से ही वहाँ पर अध्ययन किया है। सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्वालिफाई होते हैं क्या? हमने उनको देखा कि वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं। किस तरह से आपने पहले रणनीति बनाने के लिए इस पेपर का एनालिसिस किया? जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। किसी शायर की इन पंक्तियों के साथ मैं आज के कार्यक्रम का आरंभ करता हूं। नमस्ते, मैं डॉक्टर अवधेश हृदय अलंकार आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं यूजीसी नेट अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए एक साक्षात्कार लेकर के आया हूं। एक ऐसा बालक है जिसने दिसंबर 2023 यूजीसी नेट के एग्जाम में जेआरएफ क्वालिफाई किया है। संस्कृत विषय से उसने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की और पढ़ाई लिखाई भी शुरू की इस दुनिया की चकाचौंध से दूर एक संस्कृत पाठशाला में, एक संस्कृत गुरुकुल में रह करके उसने वहां की कठोर दिनचर्या में रहते हुए अपना शिक्षण, अपना अध्ययन जो है वो आरंभ किया। उस अध्ययन को आरंभ करते करते वहां पढ़ते पढ़ते वहां पढ़ाया भी, वहां अध्यापन कार्य भी किया और उसने अपना लक्ष्य बुना कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। उस असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पहली सीढ़ी आज वो जेआरएफ क्वालिफाई करके आया है। हमारे साथ स्टूडियो में है आकाश। आकाश के पास चलते हैं। आकाश, आपका परिचय मैं जानना चाहूँगा। जी सर, थैंक यू। पहले तो आपको मेरा नाम आकाश है और मैं श्रीमद दयानंद आर्ष ज्योतिर्मठ गुरुकुल पौंदा देहरादून से संबंधित हूँ। मैंने वहाँ पर कक्षा 6 से शास्त्री तक वहीं पर मैंने अध्ययन किया है। आपने संस्कृत विषय को लेकर के शास्त्री तक अध्ययन गुरुकुल में किया है? जी सर। उसके बाद उसके बाद मैंने अपने स्नातकोत्तर के लिए, जिसको एमए बोलते हैं, उसके लिए मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज महाविद्यालय में प्रवेश लिया तथा वहाँ मैंने अपना एमए कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैंने अब इस समय मैं बीएड में इनरोल हूँ और वहाँ पर मैं अब बीएड को कर रहा हूँ। अच्छा, बीएड कर रहे हैं आप अभी। आकाश, आपने कब ये सोचा कि मुझे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है? कब आपको इस एग्ज़ाम के बारे में पता लगा और कैसे आपने इसके लिए अपनी तैयारी करनी शुरू की? जब मैं माध्यमिक कक्षाओं में था तो उस समय हमारे कुछ बड़े भाई होते थे, तो हमने आपके कुछ देखा सीनियर्स? जी, तो हमने उनको देखा कि वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं। अच्छा, आपके गुरुकुल से कुछ लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं? जी। अच्छा, उनको देख करके आपको लगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है? जी। अच्छा। तो इसलिए मैंने, और इससे क्या होता है कि उच्च शिक्षा के जो क्षेत्र होते हैं उनमें भी इससे शायद चयन होता है, तो मैंने इन्हीं को ले करके अपनी एक रणनीति बनाई तथा जो हमारा पुस्तकालय जो होता था तो उसमें रह करके मैंने अपने स्वाध्याय से ही वहाँ पर अध्ययन किया है तथा जो उसका जो फर्स्ट पेपर जो होता है यूजीसी नेट का और जो सेकंड जो अपना सब्जेक्ट का होता है, उनको ले करके मैंने अपनी रणनीतियों को वहाँ पर चालू किया। अच्छा, आकाश के बारे में आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ मैं कि आकाश एक ऐसा उदाहरण है हम सब लोगों के लिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मन में रहता है कि सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्वालिफाई होते हैं क्या? आकाश आपके सामने एक ऐसा उदाहरण है जिसने लाइब्रेरी में बैठ करके, पुस्तकालय में बैठ करके ये सपना अपना बुना कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये यूजीसी नेट का एग्जाम देना है। खुद से रणनीति बनाई और खुद से उस रणनीति को बनाते हुए स्वाध्याय किया। इस स्वाध्याय की श्रृंखला में आपने किस तरह से इस पेपर को देखा कि ये पेपर, यूजीसी नेट का जो पेपर होता है, एक पेपर 1 होता है जो कि सामान्य होता है, पेपर 2 जो है वो संस्कृत का आपका 100 प्रश्न इसमें रहते हैं। किस तरह से आपने पहले रणनीति बनाने के लिए इस पेपर का एनालिसिस किया? जी, सर्वप्रथम मैंने क्या किया था कि जब मैं शास्त्री में था तो सबसे पहले मैंने उसका सिलेबस उठाया कि उस सिलेबस में मतलब क्या क्या होता है। तो मैंने देखा कि उसमें जो वैदिक साहित्य है और फिर उसके बाद जो व्याकरण की इकाई होती है, फिर उसके बाद जो दर्शन की इससे पहले इकाई होती है, तो मैंने उनके ग्रंथों को देखना चालू किया। मैंने वैदिक साहित्य के लिए
वैदिक साहित्य का इतिहास जो बलदेव उपाध्याय जी और वैदिक साहित्य एवं संस्कृति जैसी जो बुक्स हैं वो मैंने उठाई। कपिल देव जी की जी, पुस्तक है जो। कपिल देव जी की जो बुक है वो मैंने उठाई। तो मैंने देखा कि जैसा जैसा सिलेबस में था तो वैसी वैसी सभी चीज़ मुझे वहाँ पर उपलब्ध हो गई तथा और अन्य यूट्यूब माध्यमों से भी मैंने देखा था। तो मतलब उनसे क्या हुआ, एक बार जो मैंने पढ़ा था वो सब मुझे रिवीजन के तौर पर वहाँ पर उपस्थित हो गया। फिर जो चौथी इकाई जो होती है जो दर्शन, जो मेरे लिए एक बड़ा कठिन और चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि जो हमारे यहाँ दर्शन होते थे जैसे शास्त्रीय आदि कक्षाओं में वो जैसे मीमांसा या सांख्य योग इसी प्रकार से थे, पर वहाँ पर तर्क भाषा, तर्क संग्रह इत्यादि जो ग्रंथ हमने कभी भी नहीं पढ़े थे और हमने देखे भी नहीं थे। परंतु हमारे जो लाइब्रेरी थी उसमें ये सभी ग्रंथ वहाँ पर उपलब्ध थे तथा मैंने आपको रोक के आकाश एक बार थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता देता हूँ मैं। आकाश जिस परंपरा से पढ़े हैं आर्ष गुरुकुल परंपरा है और वहाँ मूल दर्शनों का अध्ययन अध्यापन होता है। सांख्य दर्शन जैसे सांख्य सूत्र जो मूल ग्रंथ है उसका अध्ययन होता है, योग दर्शन का अध्ययन होता है। तो ये जो प्रकरण ग्रंथ है इनके ये क्योंकि आर्ष परंपरा में इनको नहीं पढ़ा जाता है तो इनको वहां नहीं पढ़ाया जाता, तो आकाश के लिए ये ग्रंथ एक तरह से बिल्कुल नए थे। पर मैं एक बहुत जरूरी बात आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग आकाश को सुन करके इतना समझ पाए हो, एक लक्ष्य अपना पहले से स्वीकार करना चाहिए, अपना एक लक्ष्य पहले बनाना चाहिए। और आकाश ने उस लक्ष्य को ग्रेजुएशन में ही बनाया कि मुझे हायर एजुकेशन की तरफ जाना है, ये एग्जाम देना है, उसके लिए पढ़ना शुरू किया ग्रेजुएशन से। तो स्वाध्याय जो है वो एक बहुत बड़ा हथियार आपका बन सकता है समय से, अगर आप पढ़ना शुरू कर दें और इस रणनीति पर चलते रहे। तो फिर आकाश, आपने जब ये देखा कि ये जो कुछ नई पुस्तकें हैं इनको पढ़ने में फिर किस तरह से आपने इनका अध्ययन शुरू किया? मैंने सबसे पहले इन ग्रंथों को देखा, फिर मैंने इनको एक एक ग्रंथ को उठाया और कभी कभी जब मैं बोर होता था तो दूसरा एक नया ग्रंथ मतलब उठाता था और उसको देखता था कि सिलेबस वाइज इसमें और मुझे क्या क्या चाहिए। तो मैंने मतलब पढ़ते हुए क्या किया, उसी चीज़ के नोट्स मैंने बनाने चालू किए। तो मैंने नोट्स से पाया कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो उसमें ऐसे उपलब्ध हो रहे हैं तथा मैं उनके माध्यम से उन चीज़ों को और मतलब गहन अध्ययन उन पर चालू किया और मैंने उन चीज़ को पा लिया। तथा फिर जब दर्शन की ये जो हमारा पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में जितनी भी पुस्तकें हैं आपने सभी को पढ़ा है? हाँ, मैंने पूरा सिलेबस एकदम पढ़ा है। अच्छा, अपने माध्यम से ही पढ़ा है। तथा जो साहित्य का जो होता है वो मैंने यूट्यूब की जो कक्षाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं, मैंने उनसे उनका अध्ययन भी किया है। ठीक। तो ये आपने जब अपनी तैयारी करनी शुरू की और लाइब्रेरी में बैठ करके आप पढ़ रहे थे, पेपर का एनालिसिस जैसे अभी हम देख रहे हैं, जब 2018 से पहले के पेपर, आपने पुराने पेपर भी देखे होंगे जी। 2018 से पहले वाले जो पेपर है उनको जब हम देखते हैं तो उनका स्तर आज की अपेक्षा सरल दिखाई देता है। बिल्कुल। और उसके बाद 2018 के बाद जो पेपर आ रहे हैं उनमें हर बार का पेपर कहीं ना कहीं कठिन होता जा रहा है। ये एग्जाम आपने कितनी बार दिया है? ये एग्जाम इस बार मेरा चौथा प्रयास था। 4 बार आपने प्रयास, अपना चौथा अटेम्प्ट आपने दिया और जेआरएफ चौथी बार आपका जो है वो जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। किस तरह से आपको पेपर ये नजर आता है? इस समय ये बहुत बड़ी जरूरत है एक अभ्यर्थी को समझने की, हर बार का पेपर बिल्कुल अलग तरह का दिखाई देता है। तो ऐसा क्या लगता है आपको कि पेपर में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं? जब ये एग्ज़ाम 2019 से शायद ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, तो इससे पहले के जो मैंने पेपर वहाँ पर देखे तो उसमें क्या थे कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते थे। रिपीट के साथ ही क्या होता था, मतलब उनका जो स्तर था वो एक स्मृति के आधार पर था और अवबोध के आधार पर भी था। परंतु जो इस समय उनका जो स्तर आता है वो एक एनालिसिस के तौर पर आता है तथा वहाँ पर कथन और कारण के रूप में एक प्रश्न होता है जिसको हम मतलब अपने चिंतन से वहाँ पर उसको लेते हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो हम चीज़ों को नहीं जान पाते हैं, जिससे हमारा वह प्रश्न गलत हो जाता है।
तो मैंने इस बार देखा कि ऐसे जैसे व्याकरण से कुछ क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहले के क्वेश्चन ऐसे होते थे जो स्मृति के आधार पर कि इसका ये चीज़ क्या है और इसको क्या बोलते हैं, तो इस चीज़ से ही काम हो जाता था। परंतु मैंने इस समय देखा कि एक सूत्र दे दिया, फिर उसके बाद से उसका एक अर्थ दे दिया, फिर उनको बोला कि इनमें से कौन से दो कारण ठीक हैं और इसमें से कौन सा कथन और कारण वाले ठीक प्रश्न है। जो है। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस मतलब 2019 से हमें बहुत देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये कुछ शोधपरक और चिंतन पर आधारित प्रश्न जो है वो बनने लगे हैं। जी तो इसमें अभी का जो पेपर आ रहा है, जब आप अपनी रणनीति बनाना शुरू करें तो उसमें ये जरूर ध्यान में रखें कि पेपर जो अब बन रहा है उसमें बहुत अधिक आपको आपका विषय पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी उन प्रश्नों को आप ठीक से कर पाएंगे। एक और जो अभी मैं जैसे 2023 वाला आपका जो JRF हुआ है, ये जो पेपर देख रहा हूँ, इस पेपर में जितना भी हमारा दर्शन का इतिहास है, वैदिक साहित्य का इतिहास है, पहले इतिहास के प्रश्न मुझे नहीं दिखाई देते थे इतने ज्यादा। किसी एक आध प्रश्न पूरे पेपर में कोई ऐसा रहता था कि कोई पुराना वृत्तिकार पूछ लिया है, पुराना कोई भाष्यकार पूछ लिया है। अब जो प्रश्न दिख रहे हैं वो एक ही प्रश्न में 4-4, 5-5 दर्शनों की पुस्तकें और उन पुस्तकों के अलग अलग लेखक और फिर उनसे प्रश्न करना। तो ये किस तरह से अब जो पेपर बन रहा है वो कठिनाई का स्तर आप उसे किस तरह से देखते हैं? जितने भी हमारे सिलेबस में जो ग्रंथ हैं, तो आजकल उनका इतिहास के रूप में उनको देखते हैं कि एक जैसे आचार्य की परंपरा के रूप में उन्होंने मतलब कौन कौन सी अपनी बुक्स वहाँ पर लिखी हैं, तो उन सभी चीज़ का इतिहास अब पूछा जाता है। जैसे इस ग्रंथ की टीका या इस ग्रंथ का सहायक ग्रंथ क्या है, तो इस प्रकार से वहाँ पर प्रश्न होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमें उस चीज़ को लेकर के कि उनके इतिहास पर भी ध्यान देना चाहिए, और जो उनके जो ग्रंथ हैं और उनके जो आचार्य हैं, तो उन चीज़ों के बारे में भी हमें अब जानने की आवश्यकता है। मतलब ये बात बहुत बड़ी है कि जब भी आप कुछ भी पढ़ना शुरू करें, जैसे आप सांख्य दर्शन पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो सांख्य दर्शन को शुरू करके हम कपिल मुनि से शुरू करते हैं। तो कपिल मुनि से पहले भी कौन कौन आचार्य उस पर काम कर रहे थे, उसके बाद कपिल मुनि के बाद किसने उस पर भाष्य किया, और बाद में कौन कौन व्यक्ति उस पर अपना टीका या कोई प्रकरण ग्रंथ या कोई अपनी विशेष पुस्तक या खंडन या मंडन करते हुए जो भी किसने जो भी लिखा है, एक बार उस इतिहास की दृष्टि से जब हम किसी विषय को पढ़ लेते हैं, तब ये हम कह सकते हैं कि हम UGC नेट के पेपर देने की तरफ बढ़ रहे हैं, पेपर की अच्छी तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये रहा आकाश एक बड़ी बात जो मुझे लगती है जब मैं संस्कृत के विद्यार्थियों से बात करता हूँ, पेपर 1 उनके लिए बड़ी चुनौती रहता है। आपके लिए पेपर 1 किस तरह से रहा है? मेरे लिए पेपर 1 एक बहुत ज़्यादा वो रहा है, क्योंकि जब भी मेरा कोई वो होता था तो पेपर 1 ही उसमें सबसे बड़ी भूमिका है, जिसके कारण मैं असफल रहा। तथा उसमें 10 यूनिट्स हैं, तो उसमें से जो एक जो बोध वाली जो है कॉम्प्रीहेंशन, तो वो तो मेरा ठीक है, परंतु उसके अलावा जितने भी शिक्षण अभिवृद्धि और शोध अभिवृत्ति और जो मेरा जो आंकड़ों की व्याख्या जिसको हम डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं, तो जो डाटा इंटरप्रिटेशन है ये मेरा सबसे एक कमज़ोर हिस्सा है, तथा इसके क्वेश्चन मैंने इस बार भी ज़्यादातर सॉल्व नहीं किया और मेरे सभी प्रश्न गलत हुए हैं। इस बार कितने नंबर आए आपके पेपर 1 में? इस बार मेरे 36 अंक आए हैं। अच्छा, बहुत कम है स्कोर रहा है। और फिर भी, और इधर पेपर 2 में इधर कुल कितने अंक हैं आपके अभी? मेरे 190 अंक हैं। 190 अंक आपके रहे, तो मतलब पेपर 2 जो है वो आपका अच्छा हुआ है, ज्यादा अच्छा हुआ है जी, उसके कारण आपका JRF हो गया है जी। संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत आवश्यक भी है कि आपका अपना विषय देखो। आकाश जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में है, आकाश का पेपर 1 वाला पक्ष बहुत अच्छा नहीं भी है, पर इन्होंने अपना पेपर 2 अपना संस्कृत वाला विषय जो है वो पंक्तिशः अध्ययन किया। और सेल्फ स्टडी करना इतना जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए, किसी विषय को जब आप पूरी तरह से एक बार उसमें को पार हो जाते हैं पूरी तरह से पढ़ करके,
फिर उस विषय से कोई भी प्रश्न किसी भी तरह से पूछ लिया जाए तो वो प्रश्न फिर आप उसको गलत नहीं कर सकते, वो आपका ठीक होना ही होना है। ये तो हुआ पेपर 2 के लिए। पर पेपर 1 जो है, मैं आकाश के साथ साथ एक बात मैं आप लोगों को और ये कहता हूँ कि पेपर 1 बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आप लोगों के JRF क्वालिफाई होने में, क्योंकि पेपर 1 हमारा 50 प्रश्न ऐसे हैं, पूरा संस्कृत विषय पढ़ने के बाद भी कोई ना कोई कुछ प्रश्न ऐसे रह ही जाते हैं जो हर बार कठिन होते हैं, जो आप लोगों के लिए नया होता है। कितना ही आप लोगों ने इतिहास पढ़ा हो, उस इतिहास में से कोई भी एक पुस्तक ऐसे निकाल करके रखी जा सकती है जो आपसे छूट गई हो और उस पुस्तक का लेखक आपको ना याद हो और वहां वो प्रश्न आप ना कर पाए। पर अगर आपने पेपर 1 को भी ठीक से ध्यान दिया, उसके लिए आप कुछ भी प्रीवियस ईयर पेपर देख करके एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह के पेपर प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों का अभ्यास करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। पर पेपर 1 को छोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये हुआ, आप लोगों के JRF में पेपर 1 आपका सरल कर देता है, सहायक हो जाता है। आकाश, मैं जैसे ये पूछना चाहूंगा आपसे, अभी रिसर्च को लेकर के जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, तब से हमारा पेपर रिसर्च की तरफ बढ़ रहा है। ये जो इतिहास वाले प्रश्न है, वो इतिहास वाले प्रश्न इसीलिए है कि जो व्यक्ति UGC नेट क्वालिफाई कर रहा है उसे इतिहास की समझ हो, ताकि वो अपना रिसर्च का जो विषय है वो ठीक से चुन पाए। आप इसे किस तरह से देखते हैं कि ये जो पेपर हमारा है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को लेकर के आगे जो 2000 सिलेबस को लेकर के भी बातें हो रही है कि सिलेबस बदल रहा है, आगे जो अभ्यर्थी आपका इंटरव्यू देख रहे हैं वो अपनी रणनीति जब बनाने बैठेंगे तो किस तरह से उन्हें आप ये गाइड करेंगे कि आगे किस तरह से पढ़ाई शुरू करें? पहले तो मैं चाहता हूँ कि जो सिलेबस के बारे में जो बात हो रही है, अगर परिवर्तित भी होता है तो यही चीज़ें आएंगी, इसमें कुछ ही चेंज होगा। तो हमें इस पे देखना चाहिए कि जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं हम उनको और गहराई से पढ़ें, तथा जो इतिहास को लेकर के और शोध को जो इसमें क्या क्या काम हुआ है, इस पाठ्यक्रम में जो ग्रंथ हैं कि एक एक ग्रंथ के ऊपर क्या क्या काम हुआ है, किन किन लोगों ने वह काम किया है और उन चीज़ों को क्या क्या उन्होंने नाम दिया है। तो हम इन चीज़ों को एक सूची बनाएं तथा हम इस माध्यम से इसको देख सकते हैं। तथा जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए कि अलग अलग जो इकाई होती हैं, जैसे हायर एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ, और जो मैथ का है वो हो जाता है, क्योंकि और जो आंकड़ों की व्याख्या है ये भी हो ही जाती है। परंतु इनमें से जो बाकी जो इकाइयाँ हैं इनमें से चिंतनपूर्ण प्रश्न बनते हैं जिनको हमें एक बार उनको पढ़ना चाहिए, तथा जो गत वर्ष के जो पेपर आए हैं तो उनको भी देख करके हमें ये मानना चाहिए कि कैसे कैसे इस पर आगे प्रयास किए जाएंगे। आकाश हमारे लिए एक ऐसा उदाहरण है जो स्वाध्याय से आगे बढ़ता है, अपने स्वाध्याय से अपनी सफलता को प्राप्त करता है। आप लोगों के लिए भी आकाश से ही मैं पूछता हूँ ये वाली बात कि बहुत सारे लोग हैं, दो तरह से हमारे अभ्यर्थी होते हैं। कुछ लोग किसी मेंटोर के माध्यम से या किसी कोचिंग के माध्यम से अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। कोई एक मार्गदर्शक है जो बता रहा है कि इस तरह से पढ़ना है, ये पढ़ना है, और वो एग्जाम में बैठते हैं। कुछ लोग हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, केवल मार्गदर्शन के रूप में, भले ही वो किसी से पूछते हैं, पर बहुत ज्यादा ध्यान जो है वो सेल्फ स्टडी पर रहता है। कितना योगदान है सेल्फ स्टडी का? किस तरह से देखते हो आप सेल्फ स्टडी को लेकर के? अगर मैं देखता हूँ तो जो मेरा 90% जो योगदान है वो मेरा स्वाध्याय से ही है। जिस प्रकार मैंने गुरुकुल की लाइब्रेरी में बैठ करके वहाँ पर ग्रंथों को देखा, तथा जो फर्स्ट जो पेपर था उसके लिए मैंने अलग अलग माध्यमों से सहायता भी ली है, तथा मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें जो मूल ग्रंथ होते हैं उनको देखना चाहिए, क्योंकि उनमें एक वह स्पष्टता होती है जो हमें अपने आप से ही देखने को मिलती है। तथा जो क्या होता है कि हम पहले तो देख लेते हैं कि ये मतलब इसमें क्या होता है। अगर आप रिवीजन के लिए चाहते हैं तो वहाँ पर आप किसी गाइड की सहायता लें या किसी अन्य यूट्यूब चैनल आदि के माध्यम से आप देख सकते हैं। जैसा मैंने भी किया है कि मैंने एक आपके जो यूट्यूब चैनल है उससे मैंने सहायता ली है। वहाँ पर मैंने कुछ क्लासों को देखा है जिसमें मतलब मेरे ज्ञान वर्धन में वो सहायक हुई, तथा मैंने उनसे क्या किया
कि वहाँ पर उन चीज़ों को देखते हुए मेरा एक रिवीजन भी वहाँ पर हुआ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, वहाँ पर हमें अपने से देखना चाहिए तथा मार्गदर्शक के रूप में भी हमें किसी को वहाँ पर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी दिशा गलत होगी तो उस मेहनत का कोई मतलब कुछ उपयोग नहीं होता कि अगर हम सही बात है, दिशाहीन बिल्कुल। हो जाएं तो। अगर हमारी दिशा गड़बड़ हो जाती है, हमारी दिशा ठीक नहीं है, तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं, मुझे रोज ये मैसेज आता है, कोई ना कोई अभ्यर्थी रोज मैसेज करता है। एक कैंडिडेट ने मैसेज किया अभी मुझे कि सर मैं 8 बार यूजीसी नेट का एग्जाम दे चुकी हूँ, मैं बहुत निराश हो गई हूँ, मेरा नेट क्वालिफाई होता है पर जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे का मैं आप लोगों को कारण बताता हूँ। जैसे आकाश ने भी चौथी बार में जेआरएफ इनका क्वालिफाई हुआ है। देर होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारी दिशा अगर कहीं ठीक नहीं है। देखो सीधा सीधा सा गणित है तैयारी को लेकर के, 2 और 2 को जोड़ करके जैसे हम लोग सीधा 4 लिख देते हैं, तो आपको जो आपने लक्ष्य अपना बनाया है उस लक्ष्य की तरफ सही दिशा में आप लोगों को बढ़ना होता है और वो परिश्रम पूर्ण निष्ठा से करना होता है। हमारे परिश्रम में कमी रह जाए या हमारी दिशा गलत हो जाए तो दोनों ही बड़े कारण होते हैं किसी एग्जाम के सफल होने और असफल होने दोनों में। तो आप लोग अगर अपनी एक रणनीति बनाते समय उस रणनीति को आपने ठीक से नहीं बनाया है, प्रीवियस ईयर पेपर देख करके ये नहीं ध्यान रखा है कि किस तरह का पेपर आता है, किस तरह से किस विषय को पढ़ना है। देखो विषय को पढ़ना एक अलग बात है। ये जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, किसी का जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो उससे ये नहीं पता लगता कि वो व्यक्ति विद्वान है। किसी का जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता है तो उससे ये नहीं पता लगता कि वो व्यक्ति विद्वान नहीं है। लेकिन ये जेआरएफ का जो एग्जाम है, यूजीसी नेट का जो एग्जाम है, पूरी तरह से एक रणनीति वाला एग्जाम है। आप लोग अगर इसकी सही रणनीति बनाते हैं और उस रणनीति पर पूर्ण परिश्रम से आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों का क्या स्तर रहता है, किस स्तर से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जब ये आप समझ लेते हैं, अगर आप इसको समझने में अपने आप से सक्षम है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो किसी मार्गदर्शक के रूप में आप किसी को अपना एक चुन सकते हैं। उस मार्गदर्शक के निर्देशन में रहते हुए अपना पेपर को जो है वो एनालिसिस कीजिए, अपना रास्ता बनाइए और बाद में जो है वो बहुत आवश्यकता होती है पूर्ण निष्ठा से अनवरत परिश्रम करने की। आपके परिश्रम में निष्ठा है, आपके परिश्रम में ईमानदारी है, और अगर सातत्य नहीं है, अनवरत नहीं है आपका परिश्रम, तो भी यहाँ ये यूजीसी नेट का एग्जाम आपको कहीं ना कहीं क्वालिफाई नहीं हो पाता है। आकाश, आपने बहुत सारी बातें हमारे साथ की है। मार्गदर्शक के रूप में, अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में आप किसको देखते हैं? सबसे पहले अपने मार्गदर्शक के रूप में अपने माता एवं पिताजी को मैं देखता हूँ कि जिन्होंने मुझे एक गुरुकुल जैसी संस्था में भेजा तथा वहाँ से कुछ सीखने के लिए मुझे वहाँ पर भेजा था। तथा जो दूसरे हैं वह मेरे आचार्य और स्वामी जी हैं। तथा उसके बाद जो जिनको मैंने देख करके ये काम चालू किया, तथा वह हमारे अध्यापक सत्यकाम जी, ओम प्रकाश जी और शिवम जी हैं, जिनसे मैंने ग्रंथों को पढ़ा तथा अपना एक प्रिय जो पाठ्यक्रम होता है तथा एक अपना प्रिय जो पाठ्य विषय जो होता है तो उसको मैंने वहाँ पर पढ़ा। मेरी व्याकरण में अत्यंत रुचि है तथा मैं उसको पढ़ता और पढ़ाता हूँ। आपसे कि जैसे हमारा जो संस्कृत साहित्य है, ये जो हमारा यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम वो 4 भागों में बटा हुआ है। तो उसमें हमारा वैदिक वाङ्मय है, दर्शन है, हमारा व्याकरण है और साहित्य है। तो आप में क्या आपकी कमजोरी है और क्या आपका प्लस पॉइंट है? मेरी कमजोरी तो मैं बताना चाहता हूँ कि साहित्य के जो मतलब ग्रंथ हैं, काव्य प्रकाश आदि, ये थोड़े से मेरे मतलब कमज़ोर हैं तथा मैंने उनको पढ़ने के लिए पूर्ण प्रयास किया। एवं मेरा जो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट रहा वो मेरा ग्रामर है, व्याकरण है। जैसे कि अब क्या होता है कि साहित्य से ज़्यादातर प्रश्न पूछते नहीं हैं। साहित्य से अगर प्रश्न आता है तो कि ऐसे ही आ जाता है कि इसके लेखक कौन है या इसके ऊपर कालक्रम टीकाएं निर्धारण क्या करने है। वाले प्रश्न जी। है। 4 लेखकों के नाम दे दिए, उनका हाँ। कालक्रम निर्धारण करो, उनकी पुस्तकें पूछनी है।
तो व्याकरण की तरफ अभी थोड़ा सा ध्यान है, व्याकरण के साथ साथ दर्शन पर अभी पेपर का जो है वो फोकस ज्यादा है। जी। वैदिक साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, वैदिक वाङ्मय में क्या क्या विशेष कार्य हुए हैं और किन किन लोगों ने क्या क्या कार्य किए हैं, पाश्चात्य दार्शनिकों के पुस्तकें पूछी जा रही हैं। तो ये तो पेपर हुआ हमारा। आगे के बारे में बात करते हैं कि आगे क्या, नेट तो क्वालिफाई हो ही गया है, वर्तमान में आप बीएड कर रहे हैं, जी। इसके बाद पीएचडी करेंगे। जी बिल्कुल, पीएचडी करेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भावी जीवन के लिए, और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके लिए भी कोई एक ऐसी बात अंतिम में, क्योंकि आपके व्यक्तित्व को देख करके मुझे समझ में आता है कि कठोर परिश्रम यदि किया जाए, सार्थक दिशा में किया जाए, तो लक्ष्य तो हासिल हो ही जाता है। आने वाली जो परीक्षा हमारी है, जून वाली परीक्षा, उसकी तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि अपने प्रयासों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, कि जो आपका एक चीज़ के पीछे जो मेहनत है वो क्या पता अगली बार ऐसा हो कि वह लक्ष्य आपको हासिल हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि कभी भी ऐसे हताश होकर के नहीं बैठ जाना चाहिए कि अब ये चीज़ मेरे से नहीं हो रही है तो मैं इसको छोड़ दूँ। नहीं, उसके लिए निरंतर उसी प्रकार की गति देनी चाहिए जैसे हम उसके पहले जब हमने प्रारंभ किया था, जैसी ऊर्जा उस समय थी वैसे ही जब तक वह लक्ष्य हमें प्राप्त ना हो जाए तब तक वैसी ऊर्जा होनी चाहिए। चलिए आकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभ्यर्थी इस साक्षात्कार को देख रहे हैं, आप लोगों के लिए भी मैं भी ये बात कहना चाहता हूँ विशेष रूप से, एकमात्र आप लोगों का सही रणनीति, सही रास्ता और उस पर पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण परिश्रम से प्रयास, समय पर रिवाइज करते रहिएगा चीजों को। विशेष योगदान होता है नोट्स बनाने का। जितना ज्यादा आप विषय को पढ़ेंगे, उसको लिखेंगे, उतना ज्यादा वो आपकी स्मृति में बना रहता है। यूजीसी नेट के एग्जाम को जितना मैं देखता हूं, मैं जितना समझता हूं, ये एग्जाम कोई बहुत अधिक विद्वान बनने या विद्वान बनाने का एग्जाम नहीं है। बहुत सारी चीजें आप लोगों को संग्रह करनी पड़ती है। रिसर्च में जब आप लोग आगे बढ़ते हैं, आपको उस विषय का विद्वान होना होता है, पर यूजीसी नेट में आपको सभी विषयों को छू करके ठीक से और उनसे अपने काम की चीज को निकाल करके उन सब चीजों को स्मरण करना होता है। स्मरण करने का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो रिवाइज करते रहिएगा समय पर और निरंतरता अपने प्रयास में बनाए रखिएगा। जून में आप लोगों का भी जेआरएफ क्वालिफाई हो और हम बैठ करके यहाँ आपकी रणनीति पर चर्चा कर रहे हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।